जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट एम पर आपका स्वागत है। आज के इस मैप के माध्यम से मैं बताऊंगा कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो उत्तराखंड पीएससी या यूकेएसएससी बेस के अंतर्गत पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस प्रिपरेशन के अंतर्गत पे उनको उत्तराखंड जीएस के अंतर्गत पे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए और एग्जामिनर किस रूप से आपको क्वेश्चन रिलेट करता है, मैं आज इस वीडियो के अंतर्गत पे सॉल्ट रूप से प्रोवाइड करूँगा। मैंने कोई थ्योरेटिकल पोर्शन या पीडीएफ बेस कोई बनाया नहीं है, बस समझाऊँगा आपको ध्यानपूर्वक इसको क्या करना है, सुनना है और उसी बेस में आपको एग्जाम के लिए क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारा फेसबुक पेज भी है नेक्स्ट एम करके, ठीक है ना, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि उसके अंतर्गत पर आपको डेली जो एग्जाम बेस के लिए इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होता है तो उसका वहाँ पर डेली हमारे द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो फेसबुक पेज है नेक्स्ट टाइम उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। न्यूज़ या एटसेट्रा जो भी गवर्नमेंट जॉब संबंधी बेसिक सा इन्फॉर्मेशन होता है तो अधिकतर हम उस पेज पर प्रोवाइड कर देते हैं सबसे पहले तो। और कोई जॉब संबंधी या क्लास संबंधी इन्फॉर्मेशन होता है जिसका वीडियो हम प्रोवाइड नहीं कर पाते तो उसका भी इन्फॉर्मेशन उस पर प्रोवाइड कर देते हैं हम। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे ये प्यारे भारत के अंतर्गत पे प्यारा ये उत्तराखंड है। हमें इस उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो भी यूकेएसएससी या यूके पीएससी, ठीक है, यूके ट्रिपल एससी हो गया, सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन होता है ट्रिपल एससी का, और यूके पीएससी का फुल फॉर्म होता है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। ठीक है। और इसके अंतर्गत पर ही एग्जाम कराए जाते हैं अलग अलग बेसों के अंतर्गत पे। अब आपको देखिए, उत्तराखंड बेस के अंतर्गत पर अगर आपको जीएस पढ़नी है तो सबसे पहले कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा रहता है और वो एग्जाम पे आए हुए क्वेश्चन भी आपके क्या कर जाते हो, आप गलत कर जाते हो और उन्हीं चीज़ों को सावधानी बरतनी है। और उत्तराखंड के एग्जामों के लिए यूकेएसएससी तथा पीएससी बेस के लिए कुछ सीमित किताबें ही, आप सीमित किताबों के अंतर्गत पर जैसे बुक्स जब हम ले लेते हैं तो लगभग अगर बात करें तो 40 क्वेश्चन अधिक से अधिक किसी में पूछ लेता है, या 60 पूछ लिया या 50 पूछ लिया तो आराम से क्या कर सकते हो, एक दो बुक पढ़ने के बाद में कवर कर सकते हो। अब इसी के बेस के अंतर्गत पे ये मैप तो हमें यहाँ पर पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। बेसिक से हम ले लेते हैं कि कैसे सबसे पहले पढ़ना होता है। सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थापना कैसे हुई, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका आकार क्या है, इसके अंतर्गत पे ज़िले कितने हैं, फिर उसके अंतर्गत पे ब्लॉक है कितनी है, उसके अंतर्गत पे तहसील कितनी है और उनके अंतर्गत पे क्या प्रोसेस चलता है, उन चीज़ों के बारे में हमें क्या करना होता है, इस के अंतर्गत पे पढ़ना होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो एक टॉपिक ले लेते हैं। सबसे पहले ये उत्तराखंड है। अब मैं बात कर रहा हूँ इसमें सबसे पहले तो हमने क्या कर ली, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन ये जान लिया कि उत्तराखंड मैप कैसा है, किससे अलग होकर बना और कैसे करके बना और इसमें क्या बनाने में क्या आंदोलन किए गए या क्या योजनाएं लाई गई या किससे अलग करके बनाया गया, कब बनाया दिया गया, इस प्रकार के संबंधी। ठीक है। अब उसके अंतर्गत पे देखिए, अब ये चीज़ तो हो जाता है। दूसरी बात आ जाती है यहाँ पर कि जैसे उत्तराखंड के अंतर्गत पे जैसे वहाँ की राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा क्या है, राजनीतिक बेस के अंतर्गत की बात करें तो पॉलिटी बेस क्या है और एडमिनिस्ट्रेटिव बेस क्या है। अगर राजनीति या प्रशासनिक दोनों बेस के अंतर्गत की बात करें तो जैसे वहाँ पर जो भी एग्जाम कंडक्ट होता है या जो भी कमिश्नर होता है, जैसे आप पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, जिसकी भी तैयारी करें तो प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत पे अपर लोअर जो भी एग्जाम होता है वो चीज़ आ जाती है। राजनीतिक बेस के अंतर्गत पे जो भी वहाँ पे विधायक होते हैं या छोटे छोटे ग्राम प्रधान से शुरू कर लेते हैं, नगर निगम पर अलग अलग प्रोसेस होता है, मेयर एटसेट्रा होगी, विधायक होगी, जिले के अंतर्गत पे जो भी होता है जिलाधिकारी संबंधी, तो सारा इसके अंतर्गत पे पढ़ाया मतलब एक पढ़ने को हमें देखने को मिलता है। एग्जामिनर उसके अंतर्गत से छोटे छोटे क्वेश्चन रिलेट कर देता आप लोगों के लिए, ताकि क्या होता है ना कि जब अब संवैधानिक ढांचा आ गया तो संवैधानिक ढांचे के बेस के अंतर्गत पर आपको राज्य को अपने चलाने के लिए या देश को चलाने के लिए क्या प्रोसेस की गई है। जैसे राज्य के अंतर्गत पे मुख्यमंत्री सबसे बड़ा हेड होता है, वैसे देश के अंतर्गत पे सबसे बड़ा, अगर देश चलाने की बात करें तो वैसे राष्ट्रपति। फिर अगर उसी की बेस की करें तो अगर कंपैरिजन करें तो एक राज्य के अंतर्गत पर हम मुख्यमंत्री का और पूरे देश के अंतर्गत की बात करें तो किसके कर सकते हैं, नेशन के अंतर्गत पे प्रधानमंत्री का। अगर स्टेट के अंतर्गत पर अगर गवर्नर की बात करें तो उसी प्रकार में स्टेट मतलब जो अपना एक देश है या अपनी कंट्री है तो उसके अंतर्गत पे खासतौर पर भारत के अंतर्गत पे राष्ट्रपति, ऐसे पावर बटी होती है। ठीक है। और कोई नहीं है, जैसे भारत वही है, भारत 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है। जो भी हम टॉपिक आता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ क्या करते हैं आप लोगों के लिए डिस्कस करते रहते हैं।
तो राजनीतिक ढांचे के अंतर्गत पे ये चीज़ें पढ़नी है, जो भी प्रोसेस चलती है, सचिवालय बेस होता है, जैसे उत्तराखंड का सचिवालय हो गया तो उसके अंतर्गत पे जो भी हेड होता है सचिव संबंधी, उसके नीचे जो भी होता है, जो भी पावरें दी होती है एटसेट्रा, इसके अंतर्गत पे हम अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में एक टॉपिक आता है, जैसे कि मैं पहले भी कहता हूँ कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे जैसे हम बात करते हैं ऐतिहासिक अध्ययन। अब हिस्टोरिकल, अब देखिए जो भी है तीनों पुराने जितने भी हिस्ट्री चल के आती है, प्री कैम्ब्रियन युग की बात करें या मॉडर्न की बात करें या मिडिल की बात करें, तो एटसेट्रा जो भी हिस्ट्री बेस के अंतर्गत पे आता है, तो वहाँ पे क्या राजा महाराजा चलता था, किस प्रकार प्रोसेस होता था, किस प्रकार से क्या प्रणाली थी राज्य बनने से पहले या पहले क्या था, या देश के अंतर्गत पे क्या जो प्रोसेस इस राज्य पे किया जाता था इस एरिया के अंतर्गत पे, उस संबंधी सारा हम हिस्टोरिकल चीज को वहां पर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं प्राचीन कालीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के अंतर्गत पर। उसके बाद में आधुनिक के बात करें तो जब देश आज़ाद हो गया, तब उसके बाद में आज़ादी के बाद में क्या प्रोसेस चला, या ये किसी राज्य का पार्ट था, जब तक राज्य का पार्ट था तो किस प्रकार प्रोसेस चलता था, अब देश बन गया तो किस प्रकार से ये प्रोसेस चलता, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, अब ये हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं राज्य के अंतर्गत में भौतिक संरचना या जलवायु या प्राकृतिक आपदाएं संबंधी, या अगर भौतिक संरचना है तो किस प्रकार की इसकी संरचना संबंधी है, जो भी ये मैप दिया गया है इसकी संरचना क्या है, 13 जिलों की संरचना क्या है, इस 13 जिलों की जलवायु क्या है, कौन कौन से पर जलवायु का क्या प्रभाव दिखाई देता है, जलवायु पर किस प्रकार से फसलों का एक्सेट्रा जो भी चीज़ उत्पादन होता है। और यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो प्राकृतिक आपदाएं आखिर उत्तराखंड में आती क्यों है, अगर उसको कम करने के लिए या उसको रोकने के लिए, या उसके मतलब जो उससे भी हानि होती है तो उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, या उसको जैसे एक प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसके लिए क्या योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे जो वहाँ पर निवास करने वाले लोग हैं उनको किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये चीज़ों को हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम इसके अंतर्गत पे बात करें तो गवर्नमेंट द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है, ठीक है ना, समझ रहे होंगे बेसिक सा। अगर अब इसी के अंतर्गत की बात करें, अब देखिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके अंतर्गत पे, जो भी नदियाँ बहती है, सबसे पहले तो 2-3 प्रमुख सी नदियाँ हैं, जैसे गंगा नदी होगी, यमुना होगी, काली नदी। अब इसके अंतर्गत पे नदियों को भी हम कैसे पढ़ते हैं, एक बार शॉर्टली रूप से देख देते हैं। और वहाँ पे जो भी झीलें हैं उत्तराखंड के अंतर्गत पे, राज्यों के अंतर्गत पे, या ग्लेशियर है, या जो भी कुंड इसके अंतर्गत पे, उन चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर बात करें तो नदी के लिए, अब देखो जैसे मैंने पहले कहा कि नदी 2-3 प्रकार की नदी बेसिन है, गंगा नदी तंत्र हो गया, यमुना नदी तंत्र हो गया और काली नदी तंत्र हो गया। अब कहाँ से इनका उद्गम होता है, कहाँ से इसका अंत होता है, अगर गंगा नदी जितना भी किलोमीटर बहती है तो उसके सहायक नदियाँ कौन से एटसेट्रा सारे नदी के अंतर्गत में इंक्लूड हो जाता है। अगर उसकी जो सहायक नदी है उनकी भी सहायक छोटी नदियाँ कौन सी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बह रहा है और कहाँ से कहाँ बह रही है और उसका कहाँ पर अंत हो रहा है, ये चीज़ें पढ़ ली जाती है। और जैसे कुमाऊँ और गढ़वाल के अंतर्गत पर जो भी यहाँ पर झीलें संबंधी बेसिन के अंतर्गत पे है, अगर आप उन चीज़ों को पढ़ ले तो जैसे कुमाऊँ के अंतर्गत पे, या सॉरी ये गढ़वाल के अंतर्गत पे और ये कुमाऊँ के एरिया के अंतर्गत पे 6 जिले और 7 जिलों गढ़वाल के अंतर्गत पे जो भी यहाँ पे झील है उनके बारे में, और दोनों गढ़वाल और कुमाऊँ मंडल के अंतर्गत पे जो भी ग्लेशियर है उनके लिए, और यहाँ पे जो भी कुंड है, जो भी प्रपात है, 8-9 प्रकार के जो भी प्रपात हैं, तो उनके बारे में क्या करना होता है, सारे के सारे हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं, यही मैप हो गया। और इसी मैप के अंतर्गत अब राज्य संबंधी जो भी प्रोसेस होता है, तो वन संबंधी या वन आंदोलन संबंधी तथा वन्य जीव संबंधी, या राज्य में क्या क्या वन्य जीव पाए जाते हैं, या वनों को बचाने के लिए या वनों के संरक्षण के लिए क्या आंदोलन शुरू किया गया, वन कैसे प्रकार के उत्तराखंड में या राज्यों में वन पाए जाते हैं, और इस वनों का हमें कैसे अध्ययन करना है, क्या क्या डाटा लिया गया है, या वृद्धि कमी जो भी चीज़ें होती हैं, या इसी के अंतर्गत पर जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो इसके अंतर्गत पे वन आंदोलन चलाए गए वनों के संरक्षण के लिए, जैसे आप पढ़ते होंगे उत्तराखंड में चलाया गया था पेड़ों को काटने के लिए, गौरा देवी पेड़ों से चिपक गई थी, तो एटसेट्रा बहुत सारे हैं वन आंदोलन संबंधी, पानी राखो, बहुत सारे ऐसे करके आंदोलन आप पढ़ते होंगे। तो उन चीज़ों को आपको पढ़ना, एग्जामिनर उसमें से आपके लिए क्या कर देगा, क्वेश्चन कुछ ना कुछ 1-2 डाल देगा। अगर इंपोर्टेंट बेस होता है 40 क्वेश्चन बनाने, अब आप देखो कि कैसे करके वो क्वेश्चन बना रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए आगे लेसन की बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे खनिज संपदा या जो भी मेटल या धातु संबंधी जो भी चीज़ें या जो भी खानों से खुदान करके, जैसे सोना चांदी अब्रक एटसेट्रा जो भी धातुएं यूज, लोहा टीन जो भी है, कैसे यहाँ पर या किन डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे सर्वाधिक पाया जाता है या कम पाया जाता है, या किसकी उसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है, उससे क्या चीज़ बनाया जाता है, सारा वो खनिज संपदा के अंतर्गत पे अध्ययन कर लिया जाता है। ठीक है,
आगे बात करेंगे फिर उत्तराखंड के अंतर्गत पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिए कृषि कार्य करते हैं राज्यों के प्रमुख जो भी आय का या अपने संसाधन मूलभूत आवश्यकताओं की जो भी पूर्ति करता है या प्राथमिक उत्पादन के लिए कृषि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम पढ़ते हैं कि राज्य अपना जैसे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड की मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 13 जिलों के अंतर्गत पे पर्टिकुलर कहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी एक्सेट्रा। तो उसमें कृषि में उसका क्या योगदान होता है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, या किस प्रकार की मिट्टी क्या योगदान देता है। और पशुपालन संबंधी या सिंचाई संबंधी या सिंचाई के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्टों में किस प्रकार से प्रोविजन किया गया है। अगर यहाँ पर पशुपालन किया जाता है, जानवरों को पाला जाता है या जंगली या पालतू, अब पालेंगे तो जो भी है घरेलू है गाय बकरियाँ एक्सेट्रा जो भी है भेड़ बकरियाँ, तो उनका समाज में किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या आय का जरिया है, क्या यहाँ पर राज्य में रहने वालों लोगों के लिए आय प्राप्त होता है एक्सेट्रा, या उनको पालने के लिए उनके संरक्षण के लिए गवर्नमेंट क्या कार्य करती है। सारा का सारा पशुपालन या मिट्टी कृषि संबंधी क्या हो जाता है, एक साथ इंक्लूड हो जाता है। अब देखिए इसमें आप आगे आता है तो एक टॉपिक ऐसे भी रिलेट आ जाता है या प्रमुख नगर संबंधी, या राज्य के अंतर्गत पे 13 जिलों के अंतर्गत पे प्रमुख नगर कौन से हैं, और यहाँ पे 13 जिलों के अंतर्गत पे प्रमुख पर्यटन के लिए कौन सा चीज़ है। वैसे तो पूरा उत्तराखंड पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ खास और एडवांस और उत्तराखंड के 13 जिलों के अंतर्गत पे धार्मिक स्थल तो प्रत्येक 13 जिलों के अंतर्गत पर आपको देखने को मिलेगा, मंदिर अलग अलग जो भी चीज़ें होती हैं। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिनमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जा रही है, ऐसे करके एग्जामिनर रिलेट कर देगा कि धार्मिक स्थल किस डिस्ट्रिक्ट पे है, क्या चीज़ है। तो सारा चीज़ होता है कि उत्तराखंड में प्रमुख नगर क्या है, या पर्यटन के लिए प्रमुख स्थल क्या है, या जो इसके अंतर्गत पर जो प्रमुख धार्मिक स्थल के हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं उसके बाद में। अब देखिए राज्य की संस्कृति क्या है। राज्य के अंतर्गत पे विभिन्न कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय जिसको कहा जाता है। तो उन समुदायों के अंतर्गत पे उनके सांस्कृति या संस्कृति, कला संबंधी, कला के लिए किस प्रकार से आर्ट एंड कल्चर का प्रयोग करते हैं, या जैसे हम इंडियन के अंतर्गत पे ना, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते होंगे तो आर्ट एंड कल्चर को पढ़ते होंगे, वैसे अब पर्टिकुलर आप यूकेएसएससी या यूपीएससी की बात करें तो आपको पर्टिकुलर उत्तराखंड का ज्ञान मिलेगा। तो आपको क्या करनी है कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे एंड आर्ट एंड कल्चर संबंधी क्या है, जो है नृत्य, आपको डांसिंग संबंधी जो भी अलग प्रकार के डांस किए जाते हैं, शास्त्रीय संगीत या एक्सेट्रा जो भी है, क्या चीज़ यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्तराखंड का तो छोलिया नृत्य है, ये चीज़ फेमस है। और उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो भी मेला लगता है उत्तराखंड के 13 जिलों के अंतर्गत पे, तो प्रमुख जैसे नंदा मेला या नंदा राजा संबंधी या इस प्रकार के मेले काफ़ी फेमस हैं उत्तराखंड के अंतर्गत पे। तो ये कौन कौन से मेले कब लगते हैं, किस मास पर लगता है या किस महीने में लगता है, तो एग्जामिनर इन्हीं में से जो भी है संस्कृति संबंधी आपके लिए क्या कर देता है, रिलेट कर जाता है। देखिए बात करते हैं राज्य के अंतर्गत पे जनसंख्या संबंधी डाटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, या नगरीकरण, नगर पे निवास करने वाले लोग। ये इस प्रकार से भी एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट करेगा कि उत्तराखंड का पर्टिकुलर देखिए, अगर उत्तराखंड के अंतर्गत पे जनसंख्या संबंधी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1881 में सबसे पहले जनगणना करी गई थी, उससे पहले भी किया गया था, किसी कारणवश क्या हो चुका था, मिस्टेक हो चुका था। ठीक है, तो इसके बेस के अंतर्गत पे जब जनगणना करी गई तो तब से प्रत्येक वर्ष 10 साल में उत्तराखंड में जनगणना करी जाती है कि उस राज्य के अंतर्गत भारत में तो की जाती है, हम उत्तराखंड के लिए बात कर रहे हैं। तो ये जो उत्तराखंड है जो 53,483 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, तो यहाँ पर जनसंख्या संबंधी कितनी जनसंख्या बढ़ी है, मेल और फीमेल, और जैसे शिशु होता है 0 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं, तो इनके अंतर्गत पे मेल फीमेल में कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई। या अभी जैसे अभी 2021-22 पर हम बात करें तो 2021 का जो डाटा आएगा तो अब कंपेरिजन किया जाएगा। जैसे पुराने डाटाबेस के अंतर्गत पे 2011 से लेकर 1 पे किया जाता था, 2001 पे, ठीक है, कंफ्यूजन मत रहना। तो अब बात की जाएगी 2011 से लेकर 2021 के अंतर्गत पे, इसमें जनसंख्या मेल फीमेल कितनी बढ़ी, या यहाँ पे मातृत्व मृत्यु अनुपात कितना है, या शिशु रेशियो अनुपात क्या है। तो उनके अंतर्गत पे मतलब कहने का है कि शिशु कितने बचे, कितने मरे, या कितनी उनकी आबादी है, और उनका राज्य में कितना पॉपुलेशन है, या और एटसेट्रा बहुत सारे लिंगानुपात, मेल फीमेल कितनी यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ी है। और यहाँ पर नगरीकरण मतलब नगर पर रहने वाले और ग्रामीण पे रहने वाले लोग कितने हैं, दो मतलब एक पुराने साल से नए ईयर के अंतर्गत पे, जैसे 2011 से 2021 के बीच में कंपैरिजन करके आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा जनसंख्या संबंधी और नगरीकरण। फॉर्मूला बेस होता है, मैंने वीडियो आपके लिए यूट्यूब पर प्रोवाइड किया, शॉर्ट रूप से तोड़ के वीडियो प्रोवाइड किया, आप आसान शब्दों पर उसको समझ सकते हैं। अगर जाकर आपको नहीं देखा तो जाकर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत पे जब जनसंख्या तथा नगरीकरण के संबंधी डाटा लिया जाता है तो उसके अंतर्गत पे राज्यों के अंतर्गत पे SC और ST जिसको अनुसूचित
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या ओबीसी या जनरल अलग अलग डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि अब SC ST समुदाय के कितने लोग हैं तो और चीज़ का ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो ये डाटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या अनुसूचित जाति और जनजाति में कितनी महिलाएं, कितने पुरुष है, कितने एजुकेटेड है, किनको क्या फैसिलिटी है, क्या दिक्कत हो रही, किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे अनुसूचित जाति ज़्यादा है या कम है। तो उसी प्रकार से भी गवर्नमेंट को क्या होता है कि डाटा से मदद मिलता है कि हमारा जो राज्य है किस प्रकार से डेवलप्ड कर रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे इतना। आगे बात करता है एग्जामिनर और क्वेश्चन करता है, जैसे राज्य के अंतर्गत पर परिवहन के लिए, मतलब आपके जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रेल परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया, और अपनी जो बसें हैं, नॉर्मल चीज़ें यूज़ की जाती है गवर्नमेंट के इसके अंतर्गत पे, तो वो परिवहन के लिए जो प्रमुख रूप से कैसे करके बटी हुई ये चीज़ें, जैसे रेल परिवहन के लिए देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी हो गया, और नैनीताल और उधम सिंह नगर, थोड़ा सा चमोली का यहाँ पर लगता वाली बात है, टनकपुर के बेस के अंतर्गत पर चंपावत वाला बेस। तो यहाँ पर क्या है, रेल परिवहन की फैसिलिटी उपलब्ध है और डिस्ट्रिक्टों पर नहीं है। और जगहों पर अगर बात करें तो जो बसों से परिवहन किया जाता है या और कुछ वायु परिवहन के लिए भी छोटे छोटे जगह बनाए गए हैं, जैसे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे नैनी सैनी हो गया, वैसे उत्तरकाशी या चमोली वाले वेस्ट के अंतर्गत पे। तो हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि छोटे जो जहाज़ों या उनके उतारने के लिए या परिवहन के लिए जो भी बात करें तो वायु परिवहन के अंतर्गत पे जो भी चीज़ आता है सारा इंक्लूड हो जाता है परिवहन तंत्र के लिए। ठीक है, अब देखिए राज्य के लिए ऊर्जा साधन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आखिर यहाँ पर एक प्रमुख साधन है, जब अब ये चीज़ हमें पढ़ते हैं कि देश के अंतर्गत पर आखिर ये राज्य है, तो ये राज्य क्या देश के लिए एनर्जी उत्पादन करता है, क्या सप्लाई करता है, क्योंकि वो देश के रेवेन्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो क्या करेगा कि दूसरे राज्यों को अपने यहाँ से तेल बेचेगा, जैसे एनर्जी बेचेगा, कोई उत्पादन कर लेता है विद्युत उत्पादन, या उत्तराखंड के अंतर्गत बहुत बड़े बांध बने या बड़े एटसेट्रा बहुत सारे जो NTPC NHPC और एटसेट्रा, जैसे आपको एनर्जी जो भी आपको बिजली मिलता है, तो ये इन्हीं चीज़ों के लिए होता है। अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो राज्य क्या करता है, दूसरे देशों को बेच रहा है या दूसरे राज्य को बेच रहा है, तो उससे जो रेवेन्यू होती है तो वो राज्य के डेवलपमेंट के लिए, वैसे अगर देश दूसरे देश को बेच रहा होता है तो देश के विकास के लिए मदद होता है। अगर राज्य दूसरे राज्य को बेच रहा है तो क्या करता है कि उसका जो भी अर्निंग होगी या जो भी रेवेन्यू आएगा तो राज्य को डेवलप्ड करने में, राज्य के अंतर्गत पर जो भी बजट बनता है तो उस बजट के बनाने में क्या करता है, महत्वपूर्ण योगदान देता है। और ऊर्जा संसाधन या कैसे करके उत्पादन किया जाता है, कितना किया जाता है, कौन सी विद्युत परियोजना कहाँ पर चल रही है, और वो विद्युत परियोजना कितना एनर्जी का प्रोडक्शन कर रही है, तो एटसेट्रा जो भी चीज़ आते हैं तो ऊर्जा साधन के रूप में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड की जैसे आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था को चलाने में यहाँ पर क्या भी चीज़ महत्वपूर्ण है, एटसेट्रा जो भी चीज़ें आ जाती है तो वो इसके अंतर्गत पे पढ़ते हैं। और यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत पे उद्योग धंधे या औद्योगिक किस प्रकार से डेवलप्ड कर रहा है, किस प्रकार वृद्धि हो रही, किस प्रकार कमी हो रही, क्या उसका प्रभाव दिखाया जा रहा है, या उसमें इन्वायरमेंट पर उसका निगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट किस प्रकार के दिखाई दे रहा है, उस इफेक्ट को देखने के लिए या जो भी चीज़ें होती है तो सारा रियलाइज़ किया जाता है, गवर्नमेंट क्या योजनाएं उस चीज़ के लिए चलाती हैं वो चीज़ें भी इसके अंतर्गत पे देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद में देखिए उत्तराखंड के डेवलप्ड के लिए जैसे अब एटसेट्रा बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट चलाती हैं, महिलाओं की शिक्षा के लिए या वृद्धजनों के लिए पेंशन संबंधी, या बच्चियों के लड़कियों के लिए, या कोई भी चीज़ें जैसे बाल विवाह को रोकना है, या पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत पर डेवलप्ड करनी है, वो एजुकेटेड नहीं है या टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी योजनाएँ राज्य सरकारों के द्वारा अपने अपने देशों में अलग अलग जिसे कह सकते हैं या भौतिक या जलवायु के बेस के अंतर्गत पे या अपने राज्य की जिस प्रकार के मेंटेनेंस की प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार से राज्य अध्ययन करता है और उसी प्रकार से वो अपने राज्यों में कल्याणकारी जो योजनाएं चलाता है। और ये करंट अफेयर बेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जामिनर इससे भी आपके लिए काफ़ी क्वेश्चन रिलेट करता है। और राज्य के लिए एजुकेशन सिस्टम या वहाँ की लैंग्वेज या साहित्यिक संबंध या पुस्तक या पत्रकारिता, या पूछ लेगा कि एजुकेशन सिस्टम में किस प्रकार से योजनाएं चलाई जा रही है या गवर्नमेंट क्या काम कर रहा है, या क्या एजुकेशन किस प्रकार से यहाँ पे एजुकेटेड है या मेल फीमेल किस प्रकार से हैं, किस प्रकार उसको इम्प्रूव करना चाहे, सारी योजनाएं आ जाती हैं। लैंग्वेज किस प्रकार से यहाँ पे चल रही है अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में, या कुमाऊँगढ़ वाली में किस प्रकार यूज़ किया जाता है, राज्य का क्या यूज़ किया जाता है, यहाँ पे साहित्यिक संबंधी कौन कौन से थे या उनके लेख क्या थे, या पुस्तकें किसके द्वारा प्रमुख लिखी गई हैं, और पत्र पत्रिकाएँ मतलब क्या यहाँ पर अखबारें कौन कौन से छपती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन से पत्रिकाएँ पर मतलब एक राज्य के लिए प्रिंट किया जाता है, कब से किया जाता है, किसके द्वारा किया गया और कब तक किया जाएगा, या ऐसा तो नहीं है, मतलब वो कंटिन्यू किया जाता है जो भी चीज़ होता है, तो सारा का सारा इसके अंतर्गत वो भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद में
उत्तराखंड के अंतर्गत पे प्रमुख जो संगठन बनाए गए थे किसी काम को करने के लिए, या संस्था बनाई गई एनजीओ संबंधी बेस, या संग्रहालय है जैसे मोलाराम संबंधी पेंटिंग संबंधी एटसेट्रा बहुत चीज़ें संग्रहालय बनाई गई है जो प्रमुख व्यक्ति है। अब एक ऐसा होता है कि उसमें उसको संग्रह करके रखा जाता है जो प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने राज्य बनाने में योगदान दिया, या राज्य से स्वतंत्रता सेनानी, या राज्य के अंतर्गत पे किसी चीज़ का आंदोलन संबंधी था, या कोई कुरीति संबंधी था एटसेट्रा, जो भी राज्य के डेवलपमेंट के लिए या देश के लिए जिन्होंने योगदान दिया, तो एक संग्रहालय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एग्जामिनर कभी कभी ये हिस्ट्री बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर से रिलेट कर जाता है, इसको भी देख लेना चाहिए। अब देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आप बुक लेकर उठा के पढ़ेंगे तो ये उत्तराखंड के अंतर्गत पे प्रमुख जो व्यक्ति हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि राज्य को डेवलप्ड करने में या राज्य के लिए किनका क्या योगदान रहा, या उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी एटसेट्रा, बहुत सारे जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में भी कुछ कुछ कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट कर जाता है, वो चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। आगे बात करेंगे राज्य के अंतर्गत पे जो है साइंस एंड टेक के बेस में, जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी कहा जाता है, इन्वायरमेंट बेस के अंतर्गत पे, और राज्य के अंतर्गत पे मापतौल संबंधी क्या प्रणाली चलती थी मापन के लिए, माणा पाथा या एटसेट्रा बहुत सारी प्रणाली चलती थी, तो उसको पढ़ा जाता है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी किस प्रकार से काम कर रही, इन्वायरमेंट यहाँ का किस प्रकार है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या उसको कम करने के लिए क्या चीज़ करना चाहिए, या उसमें कोई और दिक्कत आ रही है तो उसको गवर्नमेंट के द्वारा योजना या एटसेट्रा अनेक जागरूकता फैलाकर उस चीज़ को किया जाता है। अगर आप डेली करंट अफेयर बेस पढ़ेंगे तो जो भी योजनाएं चलाई जाती है तो आपको क्या किया जाता है, न्यूज़पेपर पे गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस कर दिया जाता है, ठीक है, या गवर्नमेंट की वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन है क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन है क्या कर रहा है, अब ज़्यादा रिलेट करता है। अब देखिए राज्य के अंतर्गत पे जैसे जो भी एथलेटिक संबंधी या शौर्य परंपराएं या खेल संबंधी या पुरस्कार संबंधी या एटसेट्रा जिनका जो भी चीज़ें होती है, ठीक है, कोई बलिदान होता है या एटसेट्रा होता है या प्रमुख खेलें होती है तो उनमें सर्वोच्च योगदान के लिए या उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उसको क्या पुरस्कार दिया गया, या राज्य संबंधी या स्टेट संबंधी या नेशनल संबंधी या इंटरनेशनल संबंधी किस प्रकार उसका योगदान है, उस प्रकार से पूछ लेता है, ठीक है। और जो मैं पहले कहते हुए आ रहा हूँ कि ये तो बेसिक चीज़ आपको पढ़ने को मिल जाती है, इनकी स्थापना कब हुई या किसके द्वारा शुरू किया गया, जो भी योजनाएं संबंधी होता है। और मैं कह रहा हूँ कि आपको 40 क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछता है तो इसी बेस के अंतर्गत पर आपको रिलेट करता है, जो भी मैंने आपको बताया हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी बेस के अंतर्गत पे, या यहाँ पर जो भी चीज़ें आती है खासतौर पे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सारा का सारा जो टॉपिक है, या इकोनॉमिकली बेस के अंतर्गत पे, और थोड़ा सा एटसेट्रा कुछ चीज़ें और इंक्लूड हो जाती है, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलो दोस्तों समझ गए होंगे, इतना ही था इंपॉर्टेंटली रूप से बेस से कि बहुत सारे स्टूडेंट यही चीज़ से कन्फ्यूजन होते हैं कि वो अगर यूकेएसएससी या यूकेपीएससी का प्रिपरेशन करें तो वो उत्तराखंड जीएस को सबसे पहले कैसे पढ़े या कैसे उसको शुरू करें, कैसे उसको अंत करें, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, यूकेएसएससी या यूकेपीएससी, जैसे यूकेपीएससी बेस में आपको डायरेक्टली पूछ देगा कि पूरे उत्तराखंड का ये चीज़ क्या है, जैसे पूछ लेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का पॉपुलेशन कितना था, या कोई और चीज़ पूछ लेगा। तो अगर आपको छोटे यूकेएसएससी बेस में तो थोड़ा ऐसे करके रिलेट कर सकता है कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, पर्टिकुलरली जो 13 डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड कर देगा तो कहेगा कि 2011 के डाटा के अनुसार हरिद्वार की जनसंख्या कितनी थी, या कंपेरिजन दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बेस में कितना था, ऐसे करके छोटे छोटे रूपों में क्या कर देता है, तोड़ देता है। यही यूकेएसएससी और यूकेपीएससी के बेस का जो फासला हमें एग्जाम पे दिखाई देता है या एग्जाम पेपर पे दिखाई देता है, तब आप ऑटोमेटिकली रूप से आपको कंपैरिजन करना भी आना चाहिए कि एग्जामिनर कैसे आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, यूकेपीएससी में क्या पूछ रहा है, यूकेएसएससी में क्या पूछ रहा है, और कैसे करके क्या क्या टॉपिकों के बेस से रिलेट कर रहा है। खास तौर पर जो हमने सारा का सारा डिस्कस किया, इन्हीं के अंतर्गत पे एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन रिलेट करता है। आपको करंट अफेयर डेली का डेली उत्तराखंड बेस का पढ़ना है, नोट्स अलग से प्रोवाइड करनी है, मतलब एक बना लेना है और उसको पढ़ लेना है, ताकि कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर आ जाता है, कुछ पुराने क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं यूकेएसएससी या यूकेपीएससी बेस के अंतर्गत पे। चलिए दोस्तों, आज के इस इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत पे शॉर्टली रूप से आपको उत्तराखंड के अंतर्गत पे उत्तराखंड जीएस के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसका शॉर्टली रूप से हमारे द्वारा आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे डिस्कस करने की कोशिश करी गई। आसान शब्दों में मैंने कोई लिख के आपके लिए नहीं लाया हूँ, बस मैप के माध्यम से समझा दिया, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। अब आप समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझे तो वापस
वापस आप वीडियो क्या कर सकते हैं, पॉज करके सुन सकते हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सजेशन भी प्रोवाइड करिएगा और कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश कीजिएगा कि हम आपके लिए किस प्रकार से वीडियो या आपको कहाँ पर दिक्कत आती है, उसी रूप से हम आपके लिए वीडियो आने वाले क्लासों के अंतर्गत कोई भी चीज़ें अलग से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। यदि आपके द्वारा हमारे इस फेसबुक जो पेज नेक्स्ट एम को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमारे द्वारा कंटेंट आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इन्फॉर्मेशन जो भी गवर्नमेंट जॉब संबंधी या क्लास संबंधी या न्यूज़ संबंधी जैसे एटसेट्रा न्यूज़ जो भी है वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों, आज का इन्फॉर्मेशन, आज का जो भी ये नोटिफिकेशन संबंधी या जो भी आपको कैसे पढ़ना है UPSC या UKSSCBS का, उसका शॉर्ट रूप से हमने प्रोवाइड कर दिया है। अगर नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर हम आपको मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास पे कोई गवर्नमेंट जॉब संबंधी या क्लास संबंधी या जो भी होगा तो वो वीडियो हम हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम पर आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो सके तथा शेयर भी करिएगा। चलिए दोस्तों, वापस नेक्स्ट वीडियो पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।